अच्छा, जजमेंट और ऑर्डर की बात तो हो गई। अब डिक्री मतलब क्या है ये देख लो। पहले तो डिक्री का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 2 सीपीसी में कि वो एडजुडिकेशन जो दोनों बाजू के पार्टीज के अधिकारों को और केस के सारे प्रश्नों को सुलझाते हैं। डिक्री बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्रिलिमिनरी मतलब प्राथमिक जो पार्टीज के अधिकार को डिफाइन करते हैं, और फाइनल मतलब अंतिम जो आखिर का फैसला होता है। डिक्री के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है पहला जब प्लेन प्रोजेक्ट किया जाए और दूसरा सेक्शन 144 सीपीसी के अंदर पास किया गया एडजुडिकेशन। लेकिन डिक्री के डेफिनेशन में दो चीजें नहीं आती। पहला, ऐसा कोई फैसला नहीं गिना जाएगा जिससे अपील फ्रॉम ऑर्डर जो ऑर्डर 43 सीपीसी के अंदर फाइल हो सकता है वैसे मैटर्स में, और दूसरा, जब प्लेंटिफ कोर्ट आए ही नहीं तो डिफॉल्ट में जब सूट डिसमिस होता है वो भी नहीं गिना जाएगा डिक्री के डेफिनेशन में। कभी कभी पार्ट प्रिलिमिनरी और पार्ट फाइनल डिक्री भी हो सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है पारसनाथ राय एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 7234 ऑफ 2012। ये केस तो था पार्टीशन सूट का, मतलब परिवार के प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए। ऐसे केसेस में अक्सर दोनों डिक्री होते हैं, प्रिलिमिनरी भी और फाइनल तो है ही। पार्टीशन केसेस में ज्यादातर प्रिलिमिनरी डिक्री में परिवार के हर सदस्य का अधिकार डिटरमाइन होता है और फाइनल में प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होकर किसी को कौन सा भाग मिलेगा वो बताया जाता है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री के अंतर को बताया है कि प्रिलिमिनरी में पार्टीज के अधिकार और दायित्व को डिफाइन किया जाता है और जो एक्चुअल रिजल्ट होता है सूट का वो फाइनल में बताया जाएगा बाद में। कि प्रिलिमिनरी के बाद और इन्वेस्टिगेशन होता है ताकि फाइनल में पक्का बता सके। इसका मतलब हुआ कि प्रिलिमिनरी के बाद भी इंक्वायरी बाकी होना चाहिए सूट में, तभी वो प्रिलिमिनरी कहलाएगा। लेकिन फाइनल तो फाइनल है। डिक्री में कॉस्ट्स वगैरह भी लेके होते हैं। सीपीसी में अपेंडिक्स डी है जिसमें डिक्री के सैंपल्स भी हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट बैंगलोर बेंच का एक जजमेंट है सनमान कैपिटल लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस मंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स, सिविल रिवीजन पिटिशन नंबर 49 ऑफ 2025। इस केस में मंत्री ओरिजिनल प्लेंटिफ था और सनमान डिफेंडेंट। मंत्री और बाकी प्लेंटिफ्स ने सनमान से लोन्स लिए थे। जब मंत्री और बाकी के लोग कर्ज लौटा नहीं सके तब सनमान ने बहुत हो गया कह के नोटिस भेजा और लोन अग्रीमेंट के हिसाब से जो गहाण रखा होगा वो मांगा। तब मंत्री गया कमर्शियल कोर्ट परमानेंट इंजंक्शन मांगने कि सम्मान वो सब चीजें न मांगे। फिर कुछ महीनों में मंत्री ने सूट विड्रॉ भी कर लिया और कोर्ट से ये परमिशन मांगा कि फिर से बाद में इसी विषय पे उनको सूट फाइल करने की अनुमति दे। उसके बाद वापस कमर्शियल कोर्ट जाने की जगह मंत्री पहुंचा सिटी सिविल कोर्ट बैंगलोर। तब सम्मान ने एक इंटरिम एप्लीकेशन फाइल किया ऑर्डर 7 रूल 10 सीपीसी के अंदर कि सिटी सिविल कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं था ये मैटर सुनने का और मंत्री को कमर्शियल कोर्ट ही जाना चाहिए था क्योंकि ये कमर्शियल डिस्प्यूट है। सिटी सिविल कोर्ट ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया और दो जजमेंट्स को रेफर किया, मैसर्स जालन ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड, सिविल अपील नंबर 5860 ऑफ 2010, और मैसर्स प्लानर सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड वर्सेस मैसर्स अचिल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिविल अपील 6074 ऑफ 2018। के नीचे के कोर्ट का मानना था कि सिर्फ दो प्लेंटिफ्स के खिलाफ ही कमर्शियल डिस्प्यूट उठता है सनमान का, लेकिन सूट फाइल किया है और 9 लोगों ने जिनका कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है सनमान के साथ। तो जब सनमान ने सिर्फ उन 2 लोगों को नोटिस भेजा तो सारे प्लेंटिफ्स का साथ में का सूट सिटी सिविल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। सनमान का कहना था कि मंत्री ने परमिशन मांगते समय ये नहीं कहा कि वो सिटी सिविल कोर्ट जाएगा और ये भी नहीं कहा कि कमर्शियल कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। इसके बाद जो हुआ वो अद्भुत है। सनमान ने ये भी कहा कि उसको कभी भी वो 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के डेटाबेस में नहीं मिले। मंत्री का कहना था कि ऑर्डर में नीचे के कोर्ट ने जो 2 जजमेंट्स रेफर किए थे ऑर्डर पास करते समय वो मंत्री ने नहीं दिए थे कोर्ट को। मंत्री ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसके हिसाब से कमर्शियल कोर्ट जाने के लिए ट्रांजैक्शन को पक्का कमर्शियल फ्लेवर होना चाहिए। जब हाई कोर्ट ने मंत्री से पूछा कि परमिशन सिटी सिविल कोर्ट जाने का क्यों नहीं लिया तो मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। हाईकोर्ट का कहना था कि सनमान का एप्लीकेशन अलाउ करना चाहिए था क्योंकि मंत्री ने परमिशन सिटी सिविल कोर्ट जाने के लिए नहीं लिया था, और दूसरा कि ये एडमिटेड पोजीशन है कि डिमांड नोटिस सिर्फ कुछ ही प्लेंटिफ्स को दिए थे सनमान ने, तो सिर्फ वही लोग जा सकते हैं उस कोर्ट के पास नोटिस के खिलाफ। कि बाकी के लोग का क्या काम। कि अगर सनमान कोर्ट आया होता सूट लेके इन सारे लोगों के खिलाफ तो वो 9 पार्टीज कह सकते थे कि सूट उनके खिलाफ मेंटेनेबल नहीं है, कि सिटी सिविल जाना बिना परमिशन के मंत्री की चाल है उस सूट को ऐसे कोर्ट में चलाने जिसको ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। कि इससे बेकार बात यह है कि नीचे के कोर्ट ने जो 2 जजमेंट्स रेफर किए वो किसी भी कोर्ट ने पास नहीं किए। ऊपर से मंत्री ने भी ये जजमेंट्स कोर्ट को नहीं दिए थे। दिए होते तो गलती मंत्री के सर आता। हाईकोर्ट ने कहा कि इस बात के तय तक जाना होगा कि नीचे के कोर्ट ने ये क्या और क्यों किया
और उन पे एक्शन लेना होगा। तो हाईकोर्ट ने सीआरए अलाउ किया और ऑर्डर 7 रूल 10 का एप्लीकेशन भी अलाउ किया। लेकिन ऑर्डर 7 रूल 10 ए की वजह से मैटर को सिटी सिविल कोर्ट भेजा गया ताकि सनमान ऑर्डर 7 रूल 10 ए क्लॉज 2 के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सके कि अगर सनमान ऐसा एप्लीकेशन फाइल करे तो सिटी सिविल कोर्ट ऑर्डर पास कर दे, और अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन फाइल ना करे सनमान तो प्लेंट रिटर्न किया जाए मंत्री को कि ये ऑर्डर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंचाया जाए ताकि नीचे के कोर्ट के जज के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। इससे हमें पता चलता है कि जॉइंडर ऑफ पार्टीज कितना महत्वपूर्ण इश्यू है कि किसी को भी पार्टी बना के किसी भी कोर्ट में नहीं ले जा सकते, और के कॉज ऑफ एक्शन और पार्टीज के बीच भी कनेक्शन होता है। ये भी पता चलता है कि जब कोई मैटर विड्रॉ किया जाए तो अगर बाद में उसी विषय पे केस करना हो तो उस प्लेंटिफ के असली इरादे क्या है वो विड्रॉ करते समय बताने चाहिए। और ये देखो कितना समय बर्बाद हुआ सनमान का। और सबसे महत्वपूर्ण कि अगर नीचे के जज ने एआई के इस्तेमाल से ये जजमेंट्स को निकाले होते तो कितना सावधान होना चाहिए। इसका एक परिणाम है कि पार्टीज ने न दिए हुए जजमेंट्स को अगर रेफर करना हो तो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर से या रिसेंट हो तो वेबसाइट से क्रॉस चेक करना चाहिए। अब जब चीफ के पास मैटर जाएगा तब उस जज से भी पूछा जाएगा, तब पता चलेगा कि असल में हुआ क्या था। लेकिन तब तक जजमेंट्स क्रॉस चेक करना चाहिए। जो इन महंगे जजमेंट्स की सब्सक्रिप्शंस अफोर्ड ना कर सके उनके लिए सुप्रीम कोर्ट अगर अपने ही वेबसाइट से कोई प्रबंध करे तो अच्छा होता, चाहे कम दाम में ही सही। आखिर हाईकोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड है तो सामान्य जनता को उपलब्ध भी होने चाहिए फाइनल स्थिति में जजमेंट के।